नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज एक बड़ा ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल उठाते हैं। ये पौधे जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, आखिर सांस कैसे लेते हैं और बिना कहीं जाए अपने अंदर पानी का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब बाहर से तो एकदम शांत दिखते हैं पौधे, पर अंदर कितनी कितनी जटिल मशीनरी चल रही होती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज और शोध पत्र हैं, उनके आधार पर हमारा ध्यान खासतौर पर पत्तियों के अंदर छिपी एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत जरूरी चीज पर रहेगा। हाँ, आज हम इन स्रोतों की मदद से स्टोमाटा या जिन्हें रंध्र भी कहते हैं, उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में हैं क्या, काम कैसे करते हैं और पौधों के जिंदा रहने के लिए ये इतने अहम क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पौधों की पत्तियों पर केंद्रित कुछ जानकारी है। हम देखेंगे कि ये स्टोमाटा आखिर करते क्या हैं, दिखते कैसे हैं और पौधों के जो दूसरे जाने पहचाने हिस्से हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट या जाइलम, उनसे इनका क्या लेना देना है। और हाँ, एक ताज़ा वैज्ञानिक खोज का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। वो इन नन्हे सुराखों के कामकाज को समझने का एक नया नजरिया दे रही है। ये भी देखेंगे कि उसमें क्या खास बात है। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इन दस्तावेजों में उठाया गया है। पत्तियों में ऐसी कौन सी रचना है जो गैसों के अंदर बाहर जाने पर मतलब पहरा देती है, उसे नियंत्रित करती है? और जवाब एकदम साफ है, स्टोमाटा। यही है वो छोटे द्वारपाल। स्टोमेटा। ये नाम तो सुना है, पर असल में ये होते क्या है पत्तियों में? मतलब कहाँ मिलते हैं ये? ये दरअसल पत्तियों की बाहरी सतह पर होते हैं, खासकर निचली तरफ। बेहद महीन मतलब सूक्ष्म छिद्र, इतने छोटे कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखते ही नहीं। अच्छा, हाँ। और हर एक छिद्र, जिसे स्टोमा कहते हैं, वो दो खास बीन के आकार की कोशिकाओं से घिरा होता है। इनको रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। नाम से ही लग रहा है कि इनका काम कुछ पहरेदारी जैसा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करती हैं। इनका खुलना और बंद होना पानी के दबाव पर निर्भर करता है। पूरी तरह से पानी के दबाव पर कैसे? जब इन रक्षक कोशिकाओं में पानी भरता है तो ये फूल कर बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे बीच का जो छिद्र है स्टोमा, वो खुल जाता है। अच्छा, जैसे कोई गुब्बारा फूल कर थोड़ा टेढ़ा हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जब इन कोशिकाओं से पानी निकलता है तो ये ढीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। अरे वाह! ये एक बहुत ही लाजवाब और कुशल तरीका है दरवाजे को खोलने बंद करने का, पूरी तरह पानी के दबाव से नियंत्रित। कमाल है, इतने छोटे से छिद्र और इतना जटिल नियंत्रण। तो फिर इनके मुख्य काम क्या-क्या हुए, दस्तावेजों में बताया गया होगा? हाँ, मुख्य तौर पर 3 काम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान मतलब पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हवा से लेते हैं ना अपने भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, हाँ, वो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए अंदर आती हैं। और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है, O2, वो इन्हीं से बाहर निकलती है। तो जो हमारा शुरुआती सवाल था कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा तो यही स्टोमेटा संभालते हैं। क्या बात है! और दूसरा काम? दूसरा है जल वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है? पौधे अपनी जड़ों से जो पानी खींचते हैं ना, उसका काफी बड़ा हिस्सा भाप बनकर इन्हीं स्टोमेटा से हवा में उड़ जाता है। अरे, ये तो पानी का नुकसान हुआ फिर। सुनने में ऐसा लगता है, पर यह प्रक्रिया पौधे के अंदर पानी और पोषक तत्वों को ऊपर खींचने में एक जरूरी खिंचाव पैदा करती है। इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। अच्छा, यानी एक जरूरी बुराई जैसा है। दिलचस्प। और तीसरा काम? तीसरा काम दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो है पौधे के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना। पानी का संतुलन। हाँ, स्टोमाटा जरूरत के हिसाब से खुलकर या बंद होकर ये नियंत्रित करते हैं कि कितना पानी भाप बनकर उड़े। मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है या मिट्टी में पानी कम है, तो स्टोमाटा ज्यादातर बंद रहेंगे ताकि पौधे का कीमती पानी बचा रहे। बहुत स्मार्ट। और ये सिर्फ पानी के कम ज्यादा होने पर ही प्रतिक्रिया नहीं करते। जानकारी ये भी बताती है कि ये रोशनी के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। रोशनी मतलब दिन रात से भी फर्क पड़ता है?
हाँ, आमतौर पर दिन के उजाले में खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। हवा में CO2 की मात्रा कितनी है, इस पर भी इनकी प्रतिक्रिया निर्भर करती है। और हाँ, पौधों के अंदर बनने वाले कुछ हार्मोन भी? हाँ, जैसे एब्सिसिक एसिड ABA, ये एक तरह का तनाव संकेत देने वाला हार्मोन है। वो भी इनके खुलने और बंद होने पर असर डालता है। तो ये बहुत ही डायनामिक हैं, मतलब लगातार बदलते रहने वाले दरवाजे हैं ये तो हुई स्टोमाटा की बात, लेकिन दस्तावेजों में कुछ और नाम भी थे। क्लोरोप्लास्ट, जाइलम और एक बिल्कुल ही अलग सा नाम था, फाइलम। ये कंफ्यूजन क्यों? मतलब ये गैसों के आने जाने को सीधे क्यों नहीं नियंत्रित करते? हाँ, ये जानना जरूरी है ताकि तस्वीर साफ हो। देखिए, क्लोरोप्लास्ट वो असली जगह हैं जहां भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, वो तो पता है, रसोई पौधे की बिल्कुल। असल की। ये पत्ती की अंदरूनी कोशिकाओं में होते हैं, जिन्हें मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। ये CO2 का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हवा से CO2 को अंदर लाने या O2 को बाहर भेजने वाले दरवाजे यानी स्टोमाटा, उसको ये नियंत्रित नहीं करते। समझ गई। क्लोरोप्लास्ट रसोई, स्टोमाटा रसोई का दरवाजा। अच्छा, और जाइलम? ये नाम भी सुना हुआ लगता है। जाइलम पौधों का पाइपलाइन सिस्टम है, कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है जड़ों से पानी और उसमें घुले खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। पानी की पाइपलाइन? हाँ, इसमें खास तरह की नलिकाएं होती हैं, ट्रैकेड और वेसल। ये पानी पहुंचाता है, पर गैसों के आने जाने पर इसका कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। ठीक है। और ये तीसरा नाम, फाइलम, ये तो पौधों की बात करते हुए कुछ अटपटा सा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसका पौधों की पत्ती की संरचना या कामकाज से कोई लेना देना ही नहीं है। फाइलम असल में जीव विज्ञान में वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा स्तर है। जैसे हम जानवरों को अलग अलग फाइलम में बांटते हैं, आर्थ्रोपोडा जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, या कॉर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जैसे हम इंसान। अच्छा, तो ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए डाला था। लगता तो यही है। ये शब्द स्रोत में शायद सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए एक विकल्प के तौर पर दिया गया था। अच्छा, अब बात करते हैं उस ताज़ा वैज्ञानिक शोध की जिसका जिक्र था। आपने कहा था कि यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प हो रहा है। हाँ, ये काफी रोमांचक काम लगता है। जैसा कि दस्तावेजों में बताया गया है, येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों की अगुवाई में ये हुआ है, और इसमें जीव विज्ञानी, भौतिकविद और इंजीनियर सब मिलकर काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ। अक्सर ऐसे मेल से कुछ नया निकल कर आता है। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी नई तकनीक या तरीका विकसित किया है जिससे वो सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि रक्षक कोशिकाओं के अंदर पानी का दबाव कैसे बदलता है, खासकर तब जब तापमान गिरता है या शाम होती है। मतलब वो समय जब स्टोमाटा अक्सर बंद होने लगते हैं। ओह, यानी वो सीधे उन गुब्बारों, मतलब गार्ड सेल्स के अंदर का प्रेशर नाप सकते हैं, जिनके फूलने पिचकने से स्टोमाटा खुलते बंद होते हैं। हाँ, कुछ इसी तरह का समझ लीजिए। ये पहले करना बहुत मुश्किल था, और ये अध्ययन एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल PNAS, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में छपा है, जिससे इसके महत्व का अंदाजा लगता है। तो इस नई समझ या तकनीक से क्या फायदा हो सकता है? क्या व्यावहारिक उपयोग हो सकते हैं इसके? दस्तावेज बताते हैं कि इसके कई संभावित फायदे हैं। सबसे बड़ा है पौधों की पानी उपयोग करने की क्षमता, मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी, उसको बेहतर बनाना। वाटर यूज एफिशिएंसी, पानी बचाने की क्षमता। हाँ, अगर हम ठीक से समझ जाएं कि स्टोमाटा पानी के नुकसान को कैसे और कब रोकते हैं, तो शायद हम ऐसी फसलें तैयार करने में मदद कर सकें जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें। ये तो आज की दुनिया के लिए, जहां पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, बहुत ही अहम खोज हो सकती है। निश्चित रूप से खेती के लिए इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा ये नई विधि पौधों की बढ़ोतरी और उनकी पूरी कार्यप्रणाली, मतलब फिजियोलॉजी, उसको और गहराई से समझने के नए रास्ते खोलती है। ठीक है, अब उन कुछ और बिंदुओं पर आते हैं जो इन स्रोतों में सवालों या तथ्यों के रूप में दिए गए हैं। ये स्टोमाटा के विषय को और फैलाते हैं। जैसे एक बात तो पक्की है कि पानी का मुख्य परिवहन जाइलम ही करता है, ये तो कंफर्म है। हाँ, ये पुष्टि होती है। और रक्षक कोशिकाओं के बारे में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिर्फ साधारण कोशिकाएं नहीं हैं। ये खास तरह की एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जिनकी दीवारें असमान रूप से मोटी होती हैं, और उनमें सेलुलोज के मजबूत रेशे, माइक्रोफाइब्रिल्स, एक खास पैटर्न में जमे होते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? यही बनावट उन्हें पानी भरने पर एक खास तरीके से मुड़ने और स्टोमा खोलने की क्षमता देती है। बड़ा इंजीनियस डिजाइन है। एक और सवाल था, पत्ती के किस हिस्से में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं? जानकारी के अनुसार ये पत्ती के अंदर की एक परत है जिसे पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। पैलिसेड मेसोफिल ये आमतौर पर पत्ती की ऊपरी सतह के ठीक नीचे होती है।
खंबे जैसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट ठसाठस भरे होते हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप पकड़ सकें। बिल्कुल, भोजन बनाने के लिए। अब थोड़ी टेक्निक की बात करते हैं। एक स्टोमेटल कंडक्टेंस सेंसर का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक उपकरण है, एक सेंसर। ये मापता है कि स्टोमाटा कितने खुले हैं और उनके जरिए कितनी तेजी से गैसें, खासकर पानी की भाप, बाहर निकल रही हैं। अच्छा, कंडक्टेंस का मतलब ही है प्रवाह की सुगमता। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा पाते हैं कि पौधा पानी का कितना कुशलता से उपयोग कर रहा है या फिर सूखे को कितना झेल सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तकनीक ये सीधे तौर पर उन फसलों को पहचानने या विकसित करने में मदद कर सकती है जो सूखा प्रभावित इलाकों के लिए बेहतर हों। बिल्कुल, कृषि अनुसंधान में इसका काफी उपयोग होता है। इसी से जुड़ा एक और पैमाना है स्टोमेटल डेंसिटी इंडेक्स। ये क्या बताता है? जैसा नाम से जाहिर है, ये पत्ती के एक निश्चित हिस्से में स्टोमाटा की संख्या या घनत्व, मतलब डेंसिटी, को मापता है। यानी कितने स्टोमाटा प्रति वर्ग मिलीमीटर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज बताते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का एक संकेतक भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का संकेतक? वो कैसे? ऐसा पाया गया है कि जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बदलती है तो कई पौधे प्रतिक्रिया में अपनी पत्तियों पर स्टोमाटा का घनत्व बदल लेते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अगर लाखों साल पुराने पौधों के जीवाश्म, मतलब फॉसिल्स मिले, तो उनकी पत्तियों पर स्टोमाटा का घनत्व देखकर वैज्ञानिक उस समय के वायुमंडल में CO2 की मात्रा का अंदाजा लगा सकते हैं। वाह, यानी ये छोटे छिद्र हमें अतीत की जलवायु के बारे में भी सुराग दे सकते हैं। गजब है। और एक खास तरह के पौधों का भी जिक्र है जो रात में अपने स्टोमाटा खोलते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो आपने पहले बताया था। हाँ, ये कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। ये पौधे कहलाते हैं कैम प्लांट्स, कैम पादप, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म का छोटा रूप। इनमें अनानास, कैक्टस जैसे पौधे आते हैं जो अक्सर गर्म और सूखे माहौल में उगते हैं। ठीक है, और ये रात में स्टोमाटा क्यों खोलते हैं, दिन में क्यों नहीं? पानी बचाने के लिए। सीधी सी बात है, दिन की तेज गर्मी और धूप में अगर स्टोमाटा खुले रहेंगे तो बहुत ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जो इन बेचारे पौधों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इन्होंने क्या तरकीब निकाली है? इन्होंने एक गजब का जुगाड़ किया है। ये रात के ठंडे समय में अपने स्टोमाटा खोलकर CO2 अंदर लेते हैं और उसे एक एसिड के रूप में जमा कर लेते हैं। फिर दिन में जब स्टोमाटा कसकर बंद होते हैं, ये उसी जमा की हुई CO2 का इस्तेमाल करके धूप की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं। अरे वाह, कमाल का अनुकूलन है। मतलब दिन में सांस रोक कर रखो और रात में चुपके से CO2 जमा कर लो। हाँ, प्रकृति का अद्भुत तरीका है पानी बचाने का। तो कुल मिलाकर आज हमने स्टोमाटा की इस छोटी सी दुनिया में काफी गहराई तक झांका, ऐसा लगता है। हाँ, अगर सार निकालें तो स्टोमाटा पौधों के लिए गैसों और पानी के लेन देन के लिए सूक्ष्म मगर बेहद जरूरी दरवाजे हैं। CO2 लेना, O2 छोड़ना और सबसे अहम पानी के नुकसान को काबू में रखना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। हमने ये भी समझा कि क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाते हैं और जाइलम जो पानी पहुंचाते हैं, वो कितने भी जरूरी हों, वे सीधे गैसों के आने जाने को नियंत्रित नहीं करते। ये काम स्टोमाटा का ही है। और ये भी देखा कि नई वैज्ञानिक तकनीकें जैसे येल वाली टीम की खोज हमें इन नन्हे दरवाजों के रहस्यों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही हैं, जिसकी खेती और पौधों की समझ के लिए बड़े मायने हो सकते हैं। लेकिन ये सब जानना मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? हमें स्टोमाटा की परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, कई ठोस वजह हैं। सबसे पहले तो ये पौधों के वजूद का आधार है। इनके बिना पौधे ना तो अपना भोजन बना पाएंगे, ना पानी का संतुलन रख पाएंगे और न ही जिंदा रह पाएंगे। और अगर पौधे नहीं तो हम भी नहीं। ये तो सीधा सा कनेक्शन है। और जैसा आपने कहा, इसका सीधा असर हमारी थाली पर भी पड़ता है ना? बिल्कुल। खेती के नजरिए से देखें तो पानी एक अनमोल संसाधन है। दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें ऐसी फसलों की जरूरत है जो कम पानी में ज्यादा उपज दें। स्टोमाटा की कार्य प्रणाली को समझकर और शायद उसमें बदलाव करके हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और जलवायु परिवर्तन के बड़े मुद्दे से भी इसका जुड़ाव है, आपने बताया था। हाँ, जैसा हमने स्टोमेटल डेंसिटी इंडेक्स की बात की, स्टोमेटा का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि पौधे बदलते पर्यावरण, खासकर हवा में बढ़ती CO2 की मात्रा पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये जानकारी हमें न सिर्फ अतीत की जलवायु को समझने में मदद करती है, बल्कि भविष्य के जलवायु मॉडलों को बेहतर बनाने में भी काम आ सकती है। वाकई
ये छोटे से छिद्र कितने बड़े पैमाने पर असर डालते हैं, सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे कैक्टस जैसे कैम पौधे पानी बचाने के लिए रात में स्टोमेटा खोलने का अनोखा रास्ता अपनाते हैं। ये प्रकृति का एक शानदार समाधान है। तो क्या भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी शायद और बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं, क्या हम इस रात वाली तरकीब से कुछ सीखकर अपनी मुख्य अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का को ज्यादा पानी कुशल और सूखा सहिष्णु बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर दूसरी दिशा में सोचें तो जीवाश्म पत्तियों पर स्टोमेटा के घनत्व का अध्ययन करके हम पृथ्वी के लाखों साल पुराने वायुमंडल और जीवन के बारे में और कौन से अनजाने राज खोल सकते हैं? ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर आगे और सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।